गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने देखा था कि एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। एंड पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था उस मैग्नेटिक फील्ड का आप डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। उसमें हमने एक क्रॉस प्रोडक्ट रूल सीखा था और दूसरा सीखा था पाम रूल। आपको क्या यूज करना है, क्रॉस यूज करना है पूरे चैप्टर में, क्योंकि अभी से अगर आपने पाम रूल की या अगर आदत डाल दी पाम रूल की, दैट इज वेरी इजी। तो आप क्रॉस सारे के सारे फॉर्मूले आपके क्रॉस प्रोडक्ट बेस्ड हैं, आप वहां से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, उन फॉर्मूले को इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है, क्रॉस पहले यूज कीजिए, वेरीफाई कर लीजिए पाम रूल से। तो पिछली क्लास में ये सब हमारा हो चुका था। आज की क्लास में अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन हम कल की क्लास में देख चुके हैं, आज हम कितना मैग्नीट्यूड होता है वो देखने जा रहे हैं। तो आइए बोर्ड पे देखिए बच्चों। देखिए बायो-सेवर्ट्स लॉ ऑलरेडी बता दे रहा हूं। बायो-सेवर्ट्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कितना मैग्नीट्यूड होगा इस पोजीशन पे, आर पोजीशन पे, उसके लिए एक रिलेशन दिया है, एक लॉ दिया है। आइए व्हाट इज योर बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ है बच्चों, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। लॉ है यानी हर जगह वैलिड है। क्या लॉ है आइए समझते हैं। इन्होंने कहा, बोर्ड पे देखिए, अ करंट कैरिंग वायर, तिरछी हो जैसी भी हो, अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है, आई, अगर इसके कारण डेफिनेटली आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। आपसे किसी ने पूछ दिया यहां पे बता दीजिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बच्चों ये क्या है, यहां पे पूछ रहा है तो सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना है। ये दिस इज द पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर, बात समझ में आ रही है। आपको कुछ नहीं करना है। बायोट ने क्या किया, उन्होंने कहा एक छोटा सा एलिमेंट काटिए डीएल लेंथ का, एक डीएल लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा काटिए। ये डीएल लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने काटते हुए आपको दिखा दिया। बात समझ में आ रही है, समझते जाइए बच्चों। और ये क्या एरो क्या दिखा रहा है, करंट की डायरेक्शन। ये क्या एरो क्या दिखा रहा है, करंट की डायरेक्शन आई। बात समझ में आ रही है। तो बायोट ने कहा अगर ऐसा है तो इन दैट केस यहां पे अगर एक छोटे से टुकड़े के कारण अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी जिसे हम डीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। डी मींस बहुत छोटा, डीएल मींस बहुत छोटी लेंथ। बात समझ में आ रही है। डी देखिए फिर से याद दिला दूं, डी होता है बहुत स्मॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए और डी डेल्टा डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल डी एक्स कहीं पे लिखा और डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का मतलब है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल यानी डिफरेंस। डी एक्स का मतलब बहुत ही छोटी लेंथ, डी एक्स 1 मीटर है उसमें से बहुत छोटा सा टुकड़ा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक्सक्यूज, आइए समझिए तो कितनी होती है। तो ये बायोट ने कहा यहाँ पे कितनी होती है, उन्होंने कहा कुछ नहीं, डीबी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी एल, छोटी सी लेंथ क्रॉस आर। बच्चों दोनों वेक्टर क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट, इसीलिए मैं कल क्रॉस प्रोडक्ट सिखा रहा था। डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मॉड यानी उसका क्यूब। दिस इज द रिलेशन गिवन बाय बायोट। और क्योंकि ये लॉ है इसलिए आप और हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, हमें इसको फॉलो करना है। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? श्योर। आइए समझिए फिर यहाँ पे म्यू नॉट क्या है बच्चों, म्यू नॉट इट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जहां पे म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। यूनिट क्या होगी पता नहीं, आइए समझते हैं। देखिए म्यू नॉट की मुझे यूनिट निकालनी है, थोड़ा सा देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, अभी पूरा बता देता हूं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या क्या होती है। फिलहाल देखिए इसकी यूनिट टेस्ला, यहाँ पे है लेंथ, लेंथ यानी क्या होगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर नीचे चल रहा है तो टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर, दिस इज द यूनिट। क्या आपको बात समझ में आई? इस प्रकार आपसे किसी भी चीज, किसी वायर, करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली जाए तो एक छोटे से टुकड़े के लिए आप ये लिख सकते हैं। उसके लिए अगर पूरी वायर के लिए निकालना है तो पूरे के लिए दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिए और आंसर आपके हाथ में है। इस प्रकार मैग्नीट्यूड आपको ऐसे मिल जाएगा, डायरेक्शन
डायरेक्शन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट है, फॉर्मूले में क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो कल डायरेक्शन निकालना सिखाया था वो अप्लाई कीजिए या पाम रूल यूज कीजिए। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? श्योर। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो एक बात देख लेते हैं, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते थे उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड को B वेक्टर से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं यूनिट की। इसकी यूनिट होती है आपके टेस्ला। क्या होती है? टकला, कुछ भी बोलो बात एक ही है। दूसरी यूनिट और क्या होती है इसकी? वेबर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड यूनिट। ऐसे ही एक और यूनिट होती है इसकी गॉस। क्या होती है? गॉस। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे के सारे क्या हैं? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको बच्चों। ये जो यूनिट है टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, गॉस, ये सारे के सारे क्या हैं? साइंटिस्ट के नाम पे हैं ये सारी यूनिट। इसमें आप टेंशन मत लीजिए अचानक से ऐसी क्या यूनिट आ गई। साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए उन्होंने इतनी रिसर्च की है, कुछ नया दिया है सोसाइटी में, तो उनको ऑनर देने के लिए गॉस, उनके नाम पे गॉस, वेबर, टेस्ला सब साइंटिस्ट हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार 100 सेंटीमीटर बराबर बच्चों 1 मीटर होता है, यानी दोनों लेंथ की यूनिट है, सेंटीमीटर भी मीटर भी, तो रिलेशन तो होगा ना दोनों यूनिट में, सेंटीमीटर और मीटर में। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। इन अ सिमिलर मैनर 1 गॉस जो आपका 1 टेस्ला होता है बच्चों इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस के बराबर होता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का? कोई डाउट? चलिए नोट कीजिए इतना पहले। यहाँ पे dl क्या है और r वेक्टर क्या है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग मिस्टेक ना करें। कहाँ पे लिखा जाए? चलिए इधर लिखते हैं। dl क्या है और r क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों। आपका r क्या है बच्चों? r इट इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इट हेड्स टुवर्ड द पोजीशन। हेड क्या है इसका? हेड कहाँ है? ये है टेल, ये है हेड। इट हेड्स टुवर्ड द पोजीशन जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है। तो क्या है? इट हेड्स टुवर्ड द पॉइंट, टुवर्ड द पॉइंट at which magnetic field needs to be calculated. Magnetic field needs to be calculated। बच्चों इतना डिटेल में क्यों लिखवा रहा हूं? अदरवाइज आप लोग पक्का न्यूमेरिकल के टाइम पे गलती करेंगे, इसलिए दिमाग में बैठा लीजिए आर वेक्टर क्या होता है और कहाँ डायरेक्शन इसका होता है। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का। अब बात करते हैं डीएल। डीएल क्या है? एक छोटा सा एलिमेंट, टुकड़ा, और जिसका डायरेक्शन क्या होता है? डीएल क्या है? ये यहाँ पे लिखते हैं डीएल। डीएल क्या है बच्चों आपको? स्मॉल एलिमेंट whose direction is along the direction of current। ध्यान से देखिए ये डीएल का डायरेक्शन क्या बोलोगे? जिस दिशा में करंट जा रहा है वही डायरेक्शन होगा आपके डीएल का। तो क्या है डीएल? क्या है? स्मॉल एलिमेंट whose direction is along the direction of current, along the direction of current। बच्चों फिर से बार बार बोल रहा हूं वरना मिस्टेक कर लोगे, दिमाग में बैठा लो। डीएल वो डायरेक्शन है जिस दिशा में करंट बह रहा है वही डीएल की डायरेक्शन होगी। या एंड आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है और जिसकी डायरेक्शन जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एरो उसकी तरफ हेड करेगा। तो इस फॉर्मूले में क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है डीएल और आर का, और डीएल का डायरेक्शन क्या है? करंट का डायरेक्शन। आर का डायरेक्शन क्या है? पता ही है आपको, पोजीशन वेक्टर है। तो इन दोनों फॉर्मूले में क्रॉस आ रहा है, तो फॉर्मूले में क्रॉस आ रहा है तो दिमाग लगाइए डीएल क्रॉस आर, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी फॉर्मूले से मिल जाएगा। देखिए डीएल ऊपर है, आर ये है, तो डीएल ऊपर क्रॉस आर, फिंगर कहां को लाओगे? आर की तरफ। डीएल क्रॉस आर, फिंगर अंदर को, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर को आ रहा है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है? तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम निकालेंगे डायरेक्शन, पूरे फॉर्मूले से हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इस प्रकार आप कंप्लीट निकाल पाएंगे। क्या आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ?
शो। क्या हम इसी फॉर्मूले को यूज करके आगे बढ़े? चलिए उससे पहले इतना नोट कीजिए। बोर्ड पे देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कितनी होती है वो हम निकालने जा रहे हैं। डेफिनेटली बायो-सेवर्ट्स लॉ हम लगाएंगे। आइए बायो-सेवर्ट्स लॉ लगाते हैं। बायो-सेवर्ट्स लॉ अभी अभी बताया था क्या होता है, छोटी सी डीबी किसके कारण, छोटे से डीएल जो टुकड़ा आपने काटा, क्या होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। बड़ा सा फॉर्मूला था, क्या था आपको याद ही होगा, डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय क्या था बताओ, आर वेक्टर का मॉड का क्यूब। ये मैं ताकि आप लोग यहां से कॉपी पेस्ट कर सकें आपके सामने लिख दिया। आइए लेट अस सपोज, बोर्ड पे देखिए बच्चों, इधर उधर मत देखिए। लेट अस सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। इससे करंट फ्लो हो रहा है आई, इससे करंट फ्लो हो रहा है आपका आई। डेफिनेटली इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। आपसे बोला गया भैया यहाँ पे इस पोजीशन पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बता दो। पोजीशन आपको बोला है कि यहाँ से यहाँ तक डी दूरी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बता दो। प्रोसीजर आपको पता है, एक छोटा सा टुकड़ा काटो डीएल लेंथ का और उसको पूरी वायर के लिए इंटीग्रेट कर दो। दोबारा बता रहा हूँ, छोटा सा टुकड़ा काटो डीएल लेंथ का, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो जहां पे पूछी जा रही है और उसे पूरी वायर के लिए इंटीग्रेट कर दो। आइए समझते हैं हम ये इंटीग्रेशन टूल कब यूज करें। आइए पहले वो समझते हैं। बच्चों एक बात बताइए, ये लंबी सी वायर है, आपको पता है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, पाम रूल यूज कर रहा हूँ, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर, बहुत अच्छी बात है। और सबसे नजदीक है तो काफी ज्यादा अमाउंट इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा होगी। यहाँ इस पॉइंट से काफी दूरी है तो इसके इस छोटे से टुकड़े के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम, इसके कारण ज्यादा, अगले टुकड़े के कारण कम कम कम। वायर और जितनी लंबी होगी वहां उस छोटे से टुकड़े के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन बहुत कम। तो पूरी वायर में कुछ हिस्से के कारण बहुत ज्यादा है, कुछ हिस्से के कारण बहुत ज्यादा है, कुछ के कारण कम कम। यानी जब भी ऐसा होता है कोई भी चीज वेरी करती है, वेरिएबल होती है, ऐसी सिचुएशन में हम एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं और उस छोटे टुकड़े के लिए तो मान सकते हैं कि वो कांस्टेंट रहेगी, बस उस छोटे से टुकड़े के लिए हम लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड और पूरी वायर के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं और हम निकाल लेते हैं अपना मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो भी एक्यूरेसी के साथ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इतने से टुकड़े के कारण अलग है, इतने कारण अलग, इतने कारण अलग अलग, इसलिए मुझे इंटीग्रेशन टूल की हेल्प तो लेनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन टूल क्या है? मैथ्स का एक बहुत बड़ा टूल है जो हेल्प करता है आपको आपकी फिजिक्स, आपकी साइंस, आपकी इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाने के लिए। मैथ्स इज जस्ट अ टूल टू कैरी फॉरवर्ड योर साइंस, टू कैरी फॉरवर्ड योर फिजिक्स, टू कैरी फॉरवर्ड योर रिसर्च। बात समझ में आ रही है? तो मैथ्स के वही एक बड़े टूल की हम हेल्प लेने जा रहे हैं। आइए देखिए मैंने क्या किया, मैंने कहा ले भैया एक मैंने डीएल एलिमेंट टुकड़ा काटा, मैंने एक डीएल एलिमेंट काटा, ये लो डीएल, इसके कारण मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड में इस पोजीशन पे निकालूंगा। ये लो भैया मैंने निकाल ली, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? इसके कारण मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला हूँ। लेट अस सपोज वो कितनी आई है, डीबी आई है, जो फिलहाल मुझे निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ रही है? डीएल का डायरेक्शन जो करंट का डायरेक्शन होता है पता है, और पोजीशन क्या है, ये क्या हो जाएगा। अब देखो नया फिगर यहाँ पे आपके सामने बना रहा हूँ, तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी है, ये है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक डी है, यहाँ से लेके यहाँ तक डी है। बच्चों लेट अस सपोज मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा लो यहाँ से लेट अस सपोज एक y डिस्टेंस पे मैंने एक एलिमेंट काट दिया, dl छोड़ो dy ले लेते हैं, बेटर है dy लेंथ का। मैंने क्या किया, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक y लेंथ पे
एक dy लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, उस टुकड़े के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी मैं उसकी एनालिसिस कर रहा हूँ। तो बच्चों अगर ये d है तो एक टुकड़ा मैंने यहाँ कहीं काटा है, कहाँ है, यहीं पे है ना, यहाँ कहीं काटा है, तो क्या है ये d है और ये y है, बिल्कुल सही है। और ये क्या है, इस छोटे से टुकड़े के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये क्या है मेरा पोजीशन वेक्टर r है। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे को पता है, लेट अस सपोज ये आपको और क्वेश्चन में क्या दिया है, जो वायर है आपको बोला है वो वायर का जो बी एंड है, लेट अस सपोज दिस इज द एंड ए ऑफ वायर, दिस इज द एंड ए ऑफ वायर एंड दिस इज द एंड बी ऑफ वायर। तार का एक छोर का नाम ए दे दिया मैंने, दूसरे छोर का नाम बी दे दिया। आपको क्वेश्चन में ही दिया है भैया, ए छोर को अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो जिस पोजीशन पे आप पूछ रहे हैं वहां से वो θ1 एंगल बना रहा है, तो मैंने लो भैया बना दिया θ1 एंगल। क्या स्ट्रेट लाइन लग रही है, चलिए देख लेना, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया है बच्चों θ1, दिस इज योर θ1। ऐसे ही दूसरे छोर को अगर आप पकड़ने जाएंगे तो ये क्या है बच्चों, यहां से θ2 है। क्वेश्चन ने दे रखा है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वायर का एक छोर पकड़ने के लिए परपेंडिकुलर से θ1 बनता है एंड परपेंडिकुलर से दूसरा छोर पकड़ने के लिए θ2 एंगल है। होगा ये 60, ये 30 या कुछ भी होगा, XYZ कुछ हो सकता है, मैं तो θ1 θ2 मान लिया। तो मैंने फिर से याद दिला रहा हूँ, एक y डिस्टेंस पे dy लेंथ का टुकड़ा काटा, लेट अस सपोज वो जो एंगल बना रहा है वो लेट अस सपोज मैंने थीटा पे dθ एंगल बना रहा है, वो क्या थीटा पे dθ, तो dθ क्या है बच्चों, ये एंगल है, ये बीच में जो दिख रहा है dθ एंगल बना रहा है, बहुत अच्छी बात हो गई। तो ये क्या है, यहां से यहां तक थीटा, तो डेफिनेटली ये क्या है, यहां से यहां तक थीटा। बच्चों एक बात बताओ, ये थीटा है, ये y है, ये d है, तो r क्या लिख सकता हूं मैं, r क्या हो गया, r cos थीटा इक्वल्स टू d, तो r क्या हो गया d sec थीटा। काफी बच्चों को तो समझ ही नहीं आया, r को मैं क्या लिख सकता हूं, d sec थीटा। आओ कैसे लिखा, आओ समझ लेते हैं, आओ हमने इसको ऐसे लिखा बच्चों, देखो r cos थीटा इक्वल्स टू d, r cos थीटा इक्वल्स टू d, तो यहां से r क्या आ गया, d बाई cos थीटा, अगले हैंड में इसको d sec थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ऐसे आया बच्चों, बात समझ आ रही है। बच्चों आइए एलिमेंट टुकड़ा काटा है उसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं, फॉर्मूला लगाना है मुझे। यहाँ पे लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड हुई है dB, तो dB आइए रिलेशन इस पे लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो dB मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई dl क्रॉस r। हमारा dl क्या है, छोटा सा टुकड़ा, आपके उस dl का नाम dy है, तो क्या हो जाएगा dy क्रॉस r, r क्या है बच्चों, d sec थीटा, यही है r क्या है बच्चों, d sec थीटा। एक बात बताइए, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, एक चीज आप लोग मुझे बताइएगा, क्या a क्रॉस b क्या होता है, रेड कलर से लिख रहा हूं, a क्रॉस b क्या होता है बच्चों, a b sin थीटा, या मॉड a मॉड b sin थीटा आप लिखते हो, खाली a लिखा है मतलब मॉड है उसका, खाली b लिखा है मॉड है, तो कैसे लिखते हो a क्रॉस b को, मॉड a मॉड b sin थीटा, ऐसे लिखते हो। तो वैसे dl क्रॉस r क्या आएगा, dl r sin थीटा, क्या आएगा sin थीटा। तो क्या हो गया बच्चों, लिखो dl हमारे केस में हो गया dy, r हो गया हमारा ये है r, देखो d sec थीटा इनटू साइन एंगल, देखो साइन एंगल किसके बीच में, a और b के बीच में एंगल। बच्चों a और b के बीच में एंगल यही तो है हमारा, a और b के बीच में एंगल 90 प्लस थीटा। कैसे समझो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और ऊपर वाला 90 है तो टोटल 90 प्लस थीटा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, दोबारा बोल रहा हूं, ये नीचे वाला थीटा तो ये भी थीटा डॉट डॉट डॉट, तो ऊपर 90 है तो टोटल क्या हो गया 90 प्लस थीटा। अब काफी बच्चे कह रहे हैं सर ये वाला एंगल क्यों ले रहे हो आप, बच्चों फिर से याद करो, हम एंगल कौन सा लेते हैं, करंट ऐसे जा रहा है तो dl dy का डायरेक्शन ऐसे, dy क्रॉस r की तरफ आ रहे हैं तो उसके बीच में ही तो एंगल लेते हैं, a क्रॉस b याद करो, दिस इज a, दिस इज
बी, दिस इज ए, दिस इज बी। तो ए क्रॉस बी में एंगल कौन सा लेते हैं, ए से बी की तरफ आ रहे हैं, जहां आ रहे हैं वो वाला एंगल, यहाँ आई या डी एल क्रॉस यहाँ आ रहे हैं इस पोजीशन पे, डी एल क्रॉस आर, तो एंगल कौन सा, ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला डी एल क्रॉस आर, आर कहाँ, यहाँ जहां पे निकालना है, डी एल क्रॉस आर यानी अंदर, अंदर छोड़िए, एंगल कौन सा, ये वाला ट्रेस हो रहा है, तो एंगल क्या लोगे, साइन। गलती मत करना बच्चों, इसीलिए थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि मिस्टेक ना करें आप, काफियों को तो ये भी स्पीड में लग रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, क्या आपको इतनी बात समझ में आई, इतना आप लिख सकते हैं डेफिनेटली। डिवाइडेड बाय बच्चों, डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, आर वेक्टर का क्यूब, आर क्या है ये, इसका क्यूब मतलब क्या हो गया, डी क्यूब सेक क्यूब थीटा, लिख सकते हैं बच्चों, बहुत अच्छी बात। बच्चों इस ट्रायंगल से क्या मैं ये लिख सकता हूं tan थीटा इक्वल्स टू y बाई डी, ऐसा क्यों कर रहा हूं पहले समझना, ये इक्वेशन में मुझे dy दिख रहा है, dy वेरिएबल, तो dy को मैं वेरिएबल को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा हूँ, मेरे वेरिएबल बहुत हो चुके हैं, कैसे इंटीग्रेट करूंगा मैं, मुझे यहाँ पे थीटा भी अननोन, देखो ये डी थीटा है ना, dy भी है वेरिएबल, थीटा भी है वेरिएबल, कैसे सॉल्व करूंगा, तो मुझे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं y और थीटा में एक रिलेशन ढूंढ रहा हूं, तो y और थीटा में मुझे एक रिलेशन समझ में आया, क्या, tan थीटा इक्वल्स टू, कहां पे लिखे हैं, चलिए यहीं पे लिखते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू y बाई डी, लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू tan d tan थीटा, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, यार स्पेस प्रॉब्लम हो रही है, चलो कोई बात नहीं, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज y इक्वल्स टू d tan थीटा। बच्चों 12th लेवल पे हो आप तो डिफरेंशिएट करके इतना तो लिख ही सकते हो, dy इक्वल्स टू d tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा d थीटा, क्या आप लोग इतना लिख पाओगे, तो लिखा है, तो dy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो आपका क्या आ जाएगा, देखो आपका आ जाएगा म्यू नॉट, मैं नहीं कर रहा, चलो सॉल्व, dy इक्वल्स टू d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, सेक स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, यार बड़ी मेहनत करवा रहे हो आप लोग, चलो कोई बात नहीं, लिख ही लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, मैं कम से कम स्टेप में, सिंगल स्टेप में सॉल्व करना चाह रहा था, लेकिन आपको मेहनत करवा के मानोगे ना आप लोग, तो डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा है जिसको हम लास्ट में ले जाएंगे, चलो लिख लो यार, इंटू डी सेक थीटा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, बता दो क्या होता है वहां पे, कॉस थीटा, यही होता है, साइन 90 प्लस थीटा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो क्या 90 प्लस थीटा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, अरे बताओ यार, आफ्टर स्कूल डेफिनेटली पॉजिटिव, चलिए डिवाइडेड बाय डी क्यूब सेक क्यूब थीटा, डी क्यूब सेक क्यूब थीटा, आइए काटा पीटी करते हैं, सेक स्क्वायर एंड सेक यानी 3 हो गए सेक क्यूब, ये सेक क्यूब से ये सेक क्यूब उड़ा, डी 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 स्क्वायर और ये डी क्यूब, तो 2 डी गए तो ये कट गया, नीचे बचा 1 डी, याद रखिएगा, तो मेरा ये क्या बचा, मेरा बचा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, नीचे वाले एंगल से यानी माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, कहां से कहां तक, रेड कलर यूज कर रहा हूं ताकि गलती ना करें, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, और इसे इंटीग्रेट करेंगे, कॉस थीटा का क्या आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा 1, क्योंकि माइनस माइनस साइन थीटा माइनस थीटा 2, तो क्या होगा, दोबारा बोल रहा हूँ, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, लिमिट लगाओ थीटा 1 एंड माइनस थीटा 2, तो आपका क्या रिलेशन आ रहा है, इतनी छोटी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार आपका आ गया, ये डी कहाँ चला गया, एक डी बचा था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, इस प्रकार बच्चों आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकल चुकी है एट आर पोजीशन, एट आर पोजीशन, अरे वाह बड़ा सिंपल फॉर्मूला। तो इस प्रकार कोई भी करंट कैरिंग वायर के कारण किसी पोजीशन पे या आर पोजीशन या डी पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड पूछे, यहां से डी पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा, तो आपको कुछ नहीं करना है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी, जो जो उसके छोर के एंगल बना रहे हैं यानी थीटा 1 थीटा 2 पहचानो और लिख डालो। इस प्रकार आप किसी भी वायर के लिए
आपकी छोटी वायर, बड़ी वायर, इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, दुनिया भर की वायर के लिए आप क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्या चीजें कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रही हैं? कुछ लोग को समझ ही नहीं आएगा कहां से क्या लिख दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, क्या लिखूं? यहाँ पे लिख देता हूं, चूंकि dy है आपका d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, एंड एक चीज और सब्स्टिट्यूट की थी हमने, क्या की थी? वो r इक्वल टू डी सेक थीटा यूज की थी, यहीं पे यूज कर ली थी वो, तो r इक्वल टू डी सेक थीटा, r इक्वल टू डी सेक थीटा, ये दो चीज यूज की हैं। आपको लगेगा कहां से लिख दी, इसलिए ब्रैकेट में लिख दी और समझाया, यहाँ पे है और यहाँ पे है, एक ये चीज समझाई है और एक ये चीज समझाई है, इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह बच्चों, थीटा 1 थीटा 2 अगर आपने गलत लिख दिया, बेकार है, फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा आपका। थीटा 1 थीटा 2 ध्यान से देखिए, हमने क्या कैसे लिया है थीटा 1 थीटा 2, ये आपका परपेंडिकुलर है, रेड मार्कर देखिए, ये आपका परपेंडिकुलर है, इससे ऊपर को जाएंगे हम ए पॉइंट को छूने के लिए, ये गए यहाँ थीटा 1 पे मुझे ए पॉइंट मिला, क्या मैं क्लॉकवाइज चला? हाँ मैं क्लॉकवाइज चला। परपेंडिकुलर से बी छोर को पकड़ने के लिए मैं यहाँ को गया, थीटा 2 एंगल नीचे को गया, क्या मैं एंटी क्लॉकवाइज चला? हाँ मैं एंटी क्लॉकवाइज चला, तो एंटी क्लॉकवाइज चला इसलिए लिमिट लगाइए माइनस थीटा 2। बच्चों को ये डाउट हो रही है, वो हम क्योंकि क्लॉकवाइज चले थे इसलिए थीटा 1, ये हम उल्टी दिशा में चले थे अपोजिट सेंस में, इसलिए माइनस थीटा 2। तो बस आपको यही ध्यान देना है, थीटा 1 थीटा 2 हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? अपोजिट सेंस में हमें सेलेक्ट करना है। तो लिख देता हूं, कहां पे लिखूं, स्पेस तो है ही नहीं यार, आओ यहां पे लिख देते हैं, देखो यहां पे थीटा 1 कोमा थीटा 2 टेक थीटा 1 एंड थीटा 2 इन अपोजिट सेंस, टेक एंगल इन अपोजिट सेंस। बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, मुझे भरोसा है आप लोग पक्का गलती करोगे। टेक एंगल इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। आपको जो एंगल थीटा 1 थीटा 2 लेना है, थीटा 1 इधर लिया है तो थीटा 2 ठीक उल्टी साइड मिलेगा, बात समझ में आ रही है? टेक एंगल इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये डी क्या है? परपेंडिकुलर, डी क्या है? परपेंडिकुलर। टेक एंगल इन अपोजिट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? देखो बोर्ड पे, परपेंडिकुलर मतलब ये वायर थी, वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो वायर का परपेंडिकुलर क्या हुआ? ये जिसका नाम डी दिया है, वायर का परपेंडिकुलर क्या हुआ? ये डी। तो क्या है? टेक एंगल इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन नहीं, इन द अपोजिट सेंस लिखिए, इन द अपोजिट सेंस विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर। अगर आपने सही छांटा बच्चों तो आपके सारे न्यूमेरिकल अब सही होने जा रहे हैं, वरना सब गए। अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस रिलेशन, तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब सारे के सारे बड़ी जल्दी से, बड़ी स्पीड में, बड़ी जल्दी जल्दी निकलने लगेंगी चीजें, अगर ये आपको चीजें समझ में आई, बात समझ में आ रही है, तो ये टिप में आ जाना चाहिए। रिलेशन क्या है? बी इक्वल टू, रात को अगर आपको 3 बजे भी अगर आपकी नींद खुलती है तो नींद में भी आप यही बड़बड़ानी चाहिए, म्यू क्या? बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी, ब्रैकेट में sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। कहने का मतलब है रात को भी याद आना चाहिए, मतलब रट जाना चाहिए, एकदम टिप्स में आ जाना चाहिए, तब जाके स्पीड बढ़ेगी आपकी। तो क्या है? बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी, डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। थीटा 1 छांटने में काफी बच्चे गलती करेंगे, थीटा 2 ढूंढने में काफी बच्चे गलती करेंगे। बार बार बोल रहा हूँ, स्ट्रेस इसीलिए डाल रहा हूँ, बहुत हो चुका है। आइए अब हम इसे अप्लाई करेंगे, उससे पहले नोट कीजिए इतना। आइए बच्चों कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं बेस्ड ऑन जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या था? b इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ब्रैकेट में sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। आइए इस फॉर्मूला बेस्ड एक दो एग्जांपल देखते हैं ताकि आपका एप्लीकेशन पार्ट इंप्रूव हो सके। एग्जांपल नंबर 1, ये वायर है, आपसे पूछ लिया d डिस्टेंस पे, यहां से पूछ लिया चलिए बोल दीजिए d डिस्टेंस ही बोल दीजिए, d डिस्टेंस पे आपसे d नहीं, चलिए d डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया, आपको दिया है क्या? थीटा 1 इक्वल्स टू
ये दिया है आपको 60 डिग्री और थीटा 2 आपको दिया है 30 डिग्री। थीटा 2 आपको जो दिया है 30 डिग्री और ये जो डिस्टेंस दी है बच्चों आपको ए दिया है, आपको ए यूनिट दिया है, आपसे पूछ लिया ये। क्या क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? फिर से बोल रहा हूं, एक वायर है जिसकी कहां से कहां तक है वो वायर, ए से बी तक वो वायर है। आपसे बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड बता दो इस पोजीशन पे। क्वेश्चन समझ में आया? तो आंसर कौन सा है? थीटा 1 क्या हुआ 60, थीटा 2 30 एंड आओ। तो यहां से मेरा सबसे पहले d क्या है, d बराबर a है, थीटा 1 क्या है 60 डिग्री, थीटा 2 30 डिग्री है। अब आप कहेंगे सर हम माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे माइनस आपने वहां पे डेरिवेशन में ले तो लिया, डेरिवेशन में ले लिया उसके बाद ये फॉर्मूला आया है। बात समझ में आई? अब आप फॉर्मूले में अप्लाई कर रहे हो तो फॉर्मूले में डायरेक्ट थीटा 1 थीटा 2 डालोगे। ऑपोजिट साइंस तो पहले ही कंसीडर कर लिया आपने, कंफ्यूज मत होइए बच्चों। यहां से ऊपर को नापोगे तो 60 डिग्री पॉजिटिव, नीचे को नापोगे तो 30 डिग्री। क्या बात समझ में आई है? तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए बच्चों, तो b आ गया आपका म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a साइन थीटा 1 60 साइन 30 प्लस साइन 30। बार बार इसीलिए समझा रहा हूं बच्चों, सॉल्व तो कर लोगे ना। साइन 60 √3/2 साइन 30 1/2, मैं नहीं कर रहा, इससे आगे सॉल्व कर लेना आप लोग। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो बस आपको थीटा 1 थीटा 2 छांटना आना चाहिए। आओ दूसरा एग्जांपल, अगर आपने सही कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपको आ चुका है। दिस इज द करंट कैरिंग वायर और आपसे पूछ लिया गया है बच्चों ए दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो। ए दूरी पे यहाँ पे dB यानी B मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी वो बता दो। आपको क्या क्या दे रखा है बच्चों? आपको दे रखा है क्या, ये एंगल आपको दे रखा है बच्चों, वायर ए से बी तक है आपकी। वायर कहां से कहां तक है? ए से बी तक। आपको दे रखा है क्या, ये जो एंगल है आपको दे रखा है, ये है आपका 30 डिग्री। ब्लैक से लिखूं क्या? चलो ब्लैक से ही करते हैं। ये आपको जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री और ये जो एंगल दे रखा है बच्चों आपको ये 45 डिग्री। क्वेश्चन इतना ही दिया है। पूछा है ए बी जो वायर है वो भी करंट कैरिंग वायर है, उसके कारण बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो, यानी ए डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो। अगर बच्चों आपने यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 सही लिख दिया एंड डी भी निकाल दिया सही, डी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सही निकाल दी, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को ढंग से समझ में आ गया। आप कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला। आपके पास है 30 सेकेंड, वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से आंसर बताइए। कमेंट में भी आप भेज सकते हैं अपने आंसर। आइए देखिए बच्चों बोर्ड पे थीटा 1 क्या था। सबसे पहले तो ये क्या होता है डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पहले तो परपेंडिकुलर ढूंढने निकलो ना। डॉट 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 बनाया, अरे वाह मेरा परपेंडिकुलर तो आ गया, डॉट 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 डॉट, ये है मेरा परपेंडिकुलर डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, खत्म। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, तो मैं डी कितना सब्स्टिट्यूट करूंगा बच्चों? डी में सब्स्टिट्यूट करूंगा आपका, यार ये बड़ा लंबा फिगर, थोड़ा सा मैं फिगर थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा हूँ, फिगर थोड़ा सा बहुत लंबा ऐसा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा बेटर लग रहा है, बहुत ज्यादा लंबा हो गया था। दिस इज करंट आई, ये क्या है तार का ए पॉइंट, तो ये एंगल 35 दिया है वो 45, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ा। ए से लेके बी तक की वायर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, दैट्स ऑल। बात समझ में आइए बच्चों, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। डी क्या हो जाएगा? ए पता है आपको, ए 5 मीटर 6 मीटर जितना भी दिया होगा, एक्सक्यूज ए आपको पता है, तो ए cos 30 क्या हो जाएगा? डी, तो डी क्या हो गया? ए cos 30। cos 30 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, निकल गई वैल्यू डी की, बहुत अच्छी बात है। अब थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 क्या होता है? ध्यान से सुनिए बच्चों, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। परपेंडिकुलर से क्लॉकवाइज जाना है तो थीटा 1 मिलता है, परपेंडिकुलर से क्लॉकवाइज यहां से यहां तक गया, ये हुआ थीटा 1। और कितना हुआ ये? 30 प्लस 45। थीटा 1 क्या हुआ? 30 प्लस 45 यानी 40 50 60 70 75 डिग्री। थीटा 2
अपोजिट सेंस में लेते हैं, ये कहां से, परपेंडिकुलर से, ये मेरा परपेंडिकुलर यहां लिया, यहां से बी छोर को मैं पकड़ने निकला यहां, यानी 30 डिग्री चलना पड़ा, यानी θ2 30 है, किस दिशा में चला मैं, सेम सेंस में चल गया, इसलिए -30 डिग्री। फिर से बोल रहा हूं, 30 अगर बी पॉइंट ढूंढने में नीचे निकलता अपोजिट सेंस में तो मुझे पॉजिटिव लेता, क्योंकि मैं सेम सेंस में चल गया। देखो पहले वाला भी θ1 ढूंढने मुझे क्लॉकवाइज निकला था, θ2 ढूंढने भी मैं क्लॉकवाइज ही चला गया, सेम सेंस, इसलिए नेगेटिव। क्या लिखवाया था वहां, θ1 θ2, टेक θ1 एंड θ2 इन अपोजिट सेंस, और यहाँ सेम सेंस हो रहा है इसलिए -30। अगर बच्चों इतना लिख दिया अब तो कुछ बचा ही नहीं है उसमें, तो अब क्या आ जाएगा, b = μ0 I/4 πd a cos 30 कितना होता है, √3/2, 1/2 1/√2 याद तो होगा यार, इतना ये भी याद नहीं है, इनटू sin θ1 sin 75 प्लस sin θ2 मतलब माइनस sin -30, और फिर से बता दूं sin -30 कितना होता है, sin -θ क्या होता है, माइनस sin θ, यानी माइनस बाहर निकल के बाहर आ जाता है। सॉल्व कर लेना 75 की वैल्यू कैलकुलेटर से, या देख लेना, या दी होगी आपको क्वेश्चन में। इस प्रकार आपका बी मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है। तो बच्चों ये क्या है, ये मैं एप्लीकेशन पार्ट, क्या आप अप्लाई कर भी पा रहे हैं इस फॉर्मूले को, तो ऐसी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। इनफाइनाइट वायर, अगेन θ1 θ2 पहचानो और d पहचानो, सेमी इनफाइनाइट वायर d पहचानो, θ1 θ2 पहचानो, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ नहीं बच्चों, हमें जितना सीखना था सीख लिया, अब हम एप्लीकेशन पार्ट डेवलप कर रहे हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? शो तो चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।